Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in computer art, today's topic is formulas and functions in Excel. So let's start the chapter. Learning objectives. Formula and its components. Creating a basic formula, creating a compound formula, text formula, using a range in formula, cell references in formulas and its type, functions, rules for entering functions, formula errors, charts in Excel. In this chapter, you will learn how to create a basic formula in Excel. One of Excel's most useful feature is that it allows users to create formulas in order to perform calculations on data. Excel also contains built-in formulas called functions that make it easy to perform common calculations on data. बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हम बेसिक फार्मूला को क्रिएट करते हैं एक्सेल में, ठीक है। फिर हम उन्हें कैसे परफॉर्म करवाते हैं और कैसे यूज़र्स जो होते हैं वो उनको अलाउ किया जाता है टू क्रिएट फार्मूलाज इन ऑर्डर टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा। क्योंकि आपको पता ही है कि आप अपने एक्सेल शीट पे क्या करते हो, अपने डेटाज़ को डालते हो। तो जब आप डेटाज़ को डालते हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं। तो कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हम किन के थ्रू करते हैं, फार्मूलाज के थ्रू ही करते हैं। तो एक्सेल में आपके फॉर्मूलाज जो होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं, मतलब उसमें पहले ही से ही फॉर्मूलाज डले हुए होते हैं जिनको हम फंक्शन कहते हैं, और ये हमें इजी करवाते हैं ताकि हमारी जो कॉमन कैलकुलेशन हो वो अच्छे से हो जाए हमारे डेटा पर। नाउ फॉर्मूला एंड इट्स कंपोनेंट. Formulas are used for doing calculations which involve addition, subtraction, division and multiplication. It develops a relationship between multiple cells. A formula can also be defined as the expression that contains cell addresses, numbers, arithmetic operators, as well as parentheses. Simple and complex calculation can be easily performed with the help of functions. A formula has to start with equal to sign, which is followed by the cell references as well as operators. It can contain some or all of the following elements. References, they refer to the cell or range of cells which have to be used in the calculation. Operators, they are the symbols plus, minus, asterisk, caret, dollar, percentage, etc. which specify which operation has to be performed. Functions, they are the predefined formulas available in Excel. Constants, they are the numbers or text values that do not change. Cell address, equal to symbol A2 plus B2 multiply C4 minus sum E3 column E5 range. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, फंक्शन. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्मूला और उनके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. फॉर्मूलाज जो होते हैं वो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व करते हैं आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये डेवलप करता है एक रिलेशन बिटवीन मल्टीपल सेल्स, ठीक है. फॉर्मूलाज जो होते हैं वो आपके डिफाइन करते हैं आपके एक्सप्रेशन को, जो भी आपका जो सेल है वो एड्रेस कर रहा होता है, उसका नंबर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एज वेल एज पैरेंथेसिस को, ठीक है. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को किया जाता है परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस. अब यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्मूला जो है वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए इक्वल टू साइन के साथ, और उसमें फॉलो होने चाहिए आपके सेल के रेफरेंसेस एज वेल एज ऑपरेटर. ये जो होता है ये आपका कंटेन कर सकता है कुछ और सारे के सारे एलिमेंट जो कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं. सबसे पहला इसमें आता है रेफरेंस, ठीक है. ये आपके सेल और उसके सेल की रेंज को क्या करता है, रेफर करता है, जिसमें भी आपको कैलकुलेशन करनी होती है. ऑपरेटर्स जो होते हैं ये आपके सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, जो आपका स्पेसिफाई करते हैं कि वहाँ पे आपका कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाने वाला है. फंक्शंस जो होते हैं ये आपके प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं जो आपके एक्सेल में अवेलेबल होते हैं, और कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ये आपके नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है. तो इस तरह से आपका जो सेल एड्रेस होता है वो इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होता है. नोट, MS Excel follows BEDMAS rule for doing mathematical calculations, where B stands for bracket, E for exponentiation, D for division, M for multiplication, A for addition and S for
सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों MS एक्सेल जो होता है वो ये आपके मैथमेटिक्स की तरह ही ब्रेड मास रूल को फॉलो करता है, जिसमें आपका B जो होता है वो स्टैंड करता है किसके लिए, ब्रैकेट के लिए, E आपका स्टैंड करता है एक्सपोनेंशिएशन के लिए, और D जो होता है वो का डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन एंड S जो होता है वो आपका सब्ट्रैक्शन के लिए डाला जाता है। क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्मूला। Basic formulas are the ones that have only one operator in the formula. Let us understand this by calculating the sum of the numbers in C3, C4, C9 and then display the result C11. Follow the steps given below. Step 1. Select cell C11 where the result has to be displayed. Type equal to sign. Step 2. Now click on the cell C3. Notice that the address will appear in the cell C11. Enter plus sign after it. Step 3. Repeat the above steps till C9. Or you can also type equal to C3 plus C4 plus C5 plus C6 plus C7 plus C8 plus C9 in C11. Step 4. Now press enter. The total of all the values from C3 to C9 will be displayed in the cell C11. The elements of a formula are references, a cell or a range of cells that you want to use in your calculation. Operators, symbol plus, minus, asterisk, slash, caret, dollar, percentage, etc. that specify the calculations to be performed. Constants, नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज। अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप बेसिक फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूला जो होते हैं वो एक तरह से आपका एक ओनली ऑपरेटर होते हैं इन द फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि कैसे हम अपने सम्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको C4, C3, C9 इस तरह के आपको सेल्स चूज़ करने हैं और फिर आपको उनका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करना है C11 में। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप C11 जो सेल है उसे सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद आप टाइप करेंगे इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू का जो साइन है उसको आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आप C3 सेल जो है उस पर क्लिक करेंगे और आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे आपका एड्रेस जो है वो क्या होगा, अपीयर होगा इन द सेल C11, ठीक है। उसके बाद आप एंटर करेंगे प्लस साइन को आफ्टर इट। उसके बाद ये जो स्टेप्स हैं ये आप रिपीट करते चले जाएंगे C9 तक, या फिर आप सिंपली अपने C11 जो आपका सेल है वहाँ पे आप इन सबको प्लस करके भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको एंटर को प्रेस करना है और फिर आपको जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू आपको मिलेगी C3 से C9 तक वो आपकी डिस्प्ले होगी कहाँ पे, सेल C11 पे। अब यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्मूलाज के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका रेफरेंस होता है जो आपका सेल या फिर सेल की रेंज को रेफर करता है, ठीक है, इन योर कैलकुलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटर जिसमें आपके सिंबल्स इस तरह से जो भी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आप सिंबल्स डालना चाहते हो वो आपके क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं आपकी कैलकुलेशन को जो भी आप परफॉर्म करने वाले होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट जो आपकी नंबर या फिर टेक्स्ट वैल्यू को दिखाता है और जो कभी भी चेंज नहीं होती। Note, formulas in MS Excel are not case sensitive, which means that C7 is same as C7. यहाँ पे बताया गया है बच्चों, फॉर्मूलाज जो होते हैं MS Excel में वो चेंज नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो आपके केस सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो आपका C7 है वो आपका C7 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। Creating a compound formula. Compound formulas are the ones which contain more than one operator for doing this calculation. Consider the example of calculating the simple interest using the formula P into R into T oblique 100. Step 1. Type the data as shown in the figure. Step 2. Click on cell B6 and then type equal to. Step 3. Click on the cell B2. Notice that the cell address B2 will appear in the cell B6. Step 4. Type asterisk and click on cell B3. Step 5. Type asterisk in B6 and then click on B4. Now type slash and 100 in the cell B6. Press enter. The cell B6 will show the result of simple interest
ऑब्जर्व दैट द एक्चुअल फॉर्मूला अपीयर्स ऑन द फॉर्मूला बार। तो बच्चों पहले हमने जाना बेसिक फॉर्मूला हम कैसे क्रिएट करते हैं, अब हम जानेंगे कि कैसे हम कंपाउंड फॉर्मूला को क्रिएट करते हैं। कंपाउंड फॉर्मूला जो होते हैं वो आपके कंटेन करते हैं मोर देन वन ऑपरेटर फॉर डूइंग द कैलकुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट जो होता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो आपको वहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना होता है, आपको वहाँ पे लगाते हो P इंटू R इंटू T और ऑब्लिक 100। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा को टाइप करना है अपने एक्सेल शीट पे। उसके बाद आप B6 सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप टाइप करेंगे इक्वल टू का साइन, ठीक है। उसके बाद आप सेल B2 पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप नोटिस करेंगे कि सेल एड्रेस जो है वो B2 वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा इन द सेल B6। उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये आप वहाँ पे स्टार वाला जो साइन है वो आप वहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे ऑन सेल B3। सेम आप करेंगे B6 में और उसके बाद आप क्लिक करेंगे B4 पे, ठीक है। उसके बाद ये जो स्लैश वाला आपका ऑप्शन होता है, जो सिंबल होता है, उसको आप टाइप करेंगे और आप वहाँ पे लिखेंगे 100 इन द सेल B6, ठीक है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और जो आपका B6 सेल है वो आपका क्या करेगा, रिजल्ट शो करेगा ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो अपीयर होगा आपके फॉर्मूला बार में। नाउ टेक्स्ट फॉर्मूला एडिशन ऑपरेशंस can also be performed on character and string data type. Other operations such as subtraction, multiplication, division, etc. cannot be performed on these data types. Ampersand symbol is used for addition. Joining two or more text values together is known as concatenation. Step 1. Type two strings values in cell A1 and B1. Say good in A1 and morning in B1. Step 2. Type the formula equal to good and morning in cell C1 and press enter. Step 3. Observe that good morning is displayed in C1. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम टेक्स्ट फॉर्मूला को लगाते हैं अपनी एक्सेल शीट में, ठीक है। यहाँ पे आपके एडिशन ऑपरेशन जो होते हैं वो आपके परफॉर्म किए जाते हैं ताकि आप अपने कैरेक्टर्स को और अपने स्ट्रिंग डेटा को क्या कर सको, टाइप कर सको। दूसरे जो ऑपरेशन होते हैं जैसे कि आपका सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये आप इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आप जो आपका ये एंड एम्परसैंड सिंबल होता है इसको आप यूज़ करते हो किसके लिए, एडिशन के लिए, ठीक है। या फिर आप ज्वाइन करते हो टू और मोर टेक्स्ट वैल्यूज टुगेदर, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉनकैटेनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टेप वाइज बताया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेल A1 एंड B1 में अपनी 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ को टाइप करना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप A1 में लिखेंगे गुड एंड B1 में लिखेंगे मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद आप टाइप करेंगे फॉर्मूला इक्वल टू गुड एंड मॉर्निंग इन सेल C1। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आप ऑब्जर्व करोगे C1 में आपका गुड मॉर्निंग जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। Using a range in formula. Multiple cells can be assigned to a formula by creating a range or reference. It can save a lot of time and effort. If you want to find the sum of columns or rows, it is most convenient to use a range. Step 1. Enter the data as shown in figure. Select the cell C11 and then type sum C3 semicolon C9. Step 2. Press enter. Observe that the sum value appears in the cell C11. ठीक है बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप फॉर्मूलाज की जो रेंज होती है उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल सेल को असाइन कर सकते हैं टू फॉर्मूला बाय क्रिएटिंग अ रेंज और रेफरेंस, ठीक है। इसमें ये जो होता है ये आपका काफ़ी टाइम बचाता है और काफ़ी एफर्ट को भी ये बचाता है, ठीक है। अगर आपको सम करना है अपने कॉलम्स और रो में तो ये आपका मोस्ट कन्वीनियंट तरीका है इसको यूज़ करने का। कैसे, यहाँ पे आपको बताया गया है। सबसे पहले आप डेटा को एंटर करेंगे, ठीक है। फिर आप सेलेक्ट करेंगे सेल C11 को एंड आप टाइप करेंगे सम C3 और C9, ठीक है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे जो आपकी सम वैल्यू है वो अपीयर होगी आपकी C11 सेल में। नाउ नोट, अ रेंज स्पैन्स a cell or a group of cells that are adjacent to each other on a worksheet. It can be used in formulas. बच्चों ये आपकी जो रेंज होती है, जो आपके
स्पैन्स होते हैं या जो आपकी सेल होती है या कोई आपके सेल का ग्रुप होता है तो वो आपके एडजेसेंट होते हैं ईच अदर, कहाँ पे, वर्कशीट में, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। सेल रेफरेंसिंग इन फॉर्मूलाज एंड इट्स टाइप। अ फॉर्मूला में कंटेन रेफरेंस टू कंटेंट्स of other cells. In such case, the result of the formula depends on the value in the referenced cells. The contents of cell where referencing has been used change automatically when the values in the referenced cells change. To see how this works, enter 10 in cell A1. Now select cell A2 and type equal to A1 into 2 and press enter key. The value in cell A2 is 20. If you change the value in cell A1 from 10 to any value, the value in cell A2 will also change. Cell references are especially helpful when you create complex formula. There are 3 types of cell references used in एक्सेल। तो बच्चों हम जानेंगे यहाँ पे कैसे आप सेल रेफरेंसिंग कर सकते हो इन फॉर्मूलाज एंड उसके टाइप के बारे में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। एक फॉर्मूला जो होता है वो कंटेन करता है रेफरेंसेस टू कंटेंट ऑफ अदर सेल्स, ठीक है। ऐसे केसेस में जो आपका रिजल्ट होता है फॉर्मूला का वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू पे इन द रेफरेंस्ड सेल। जो कंटेंट होता है सेल का जहाँ पे आपकी रेफरेंसिंग को आप चेंज कर सकते हो ऑटोमेटिकली जब आपकी वैल्यू जो होती है रेफरेंस सेल में चेंज होती है। अब ये कैसे काम करता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको A1 सेल में एंटर करना है 10, उसके बाद आप A2 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप टाइप करेंगे इक्वल टू A1 इंटू 2 एंड फिर आप प्रेस करेंगे एंटर की। फिर जो आपकी वैल्यू है इन सेल A2 वो हो जाएगी 20, ठीक है। अगर आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हो इन सेल A1 फ्रॉम 10 टू एनी वैल्यू, तो जो आपकी वैल्यू है सेल A2 में वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेल रेफरेंसिंग जो होती है वो स्पेशली होती है जब आपको क्रिएट करना होता है कॉम्प्लेक्स फार्मूला, ठीक है। और ये यहाँ पे बताया गया है कि ये किस किस टाइप की होती है एक्सेल में। सबसे पहला है रिलेटिव रेफरेंसेस। In relative references, you actually refer to cell that is above or below or left or right to a number of rows or columns. For example, if you refer to cell D2 from F2, you are actually referring to a column that is 2 columns to the left of cell D2 and in the same row, the second 2 row. When a formula that possesses a relative reference is copied from one cell to another cell, the value in the copied cell also changes. i.e., if you copy a formula equal to C2 plus D2 from E2 to the cell F2, then formula in F2 adjusts in such a way that when the cell F2 is dragged downwards by one row, the formula automatically changes to C3 plus D3 and places the resulting value of C3 plus D3 in cell F3. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या कहलाती है। रिलेटिव रेफरेंसिंग में आप एक्चुअली क्या करते हो, रेफर करते हो एक सेल को जो कि क्या होता है अबव और बिलो होता है या फिर आपके लेफ्ट या राइट होता है टू अ नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि अगर आप रेफ़र करते हो सेल D2 को फ्रॉम F2 तो आप एक्चुअली रेफ़र कर रहे होते हो एक कॉलम को जो कि आपके 2 कॉलम्स होते हैं, कहाँ की तरफ, आपके लेफ़्ट की तरफ सेल के या फिर आपके उसके सेम रो में होते हैं। जब आप फॉर्मूला को वहाँ पे पोजेस करते हो तो वो आपका क्या दिखाता है, रिलेटिव रेफरेंस को दिखाता है। और रिलेटिव रेफरेंस जो होता है वो कॉपी होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। फिर जो वैल्यू कॉपी होती है वो आपका कॉपीड सेल ऑल्सो चेंज, मतलब जो उसका कॉपीड सेल है वो भी चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अगर आप एक फॉर्मूला को कॉपी करते हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है C2 प्लस D2 फ्रॉम E2 टू द सेल F2, तो जो आपका फॉर्मूला था F2 में वो भी एडजस्ट होता है इन सच अ वे कि वो आपके कहाँ पे नज़र आता है, F2 में ही नज़र आता है, ठीक है। या फिर आप उसको ड्रैग करके डाउनवर्ड रो की तरफ अगर उसको लेके जाते हो तो जो फॉर्मूला भी है वो भी ऑटोमेटिकली ड्रैग होता हुआ चला जाता है या फिर वो भी ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, सारे सेल्स को चेंज कर देता है, ठीक है। और वहाँ पे उनकी रिजल्ट वैल्यू को भी वो दिखाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, इन केस इफ़ यू विश टू मेंटेन द ओरिजिनल रेफरेंसेस as they were, then you should make use of the absolute referencing.
If you want to make the above example retain the original reference when it is compiled, then you should precede the column's references and the row references by a dollar symbol, i.e. you should use the formulas as $C, $2 plus $D, $2, so that when you copy the formula, the original reference is retained. For example, if you copy or fill an absolute reference in cell B2 to cell B3, it stays the same in both cells equal to $B, $2. अब बच्चों हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के बारे में, ठीक है। इन केस अगर आप मेंटेन करना चाहते हो ओरिजिनल रेफरेंस को एज देवर, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस को अलाउ करोगे या वहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे ऊपर एग्जांपल में आपको दिखाया गया था, अगर आप ओरिजिनल रेफरेंस को रिटेन करना चाहते हो और जब वो कंपाइल्ड होती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस कॉलम को प्रिसीड करना चाहिए ताकि उसका जो रेफरेंस है एंड जो रो रेफरेंस है वो आपके डॉलर सिंबल के साथ ही उसको क्या करे, रेफर करे, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो होती है वो आपका डॉलर साइन के साथ ही दिखाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। अगर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस में अपने फॉर्मूलाज को लगाना है तो आपको इस तरह से डॉलर को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको डॉलर लिखे बिना आप कोई भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। Mixed references. In some situations, you may need to make the cell reference as mixed reference so that you can lock either a column or a row by preceding it with a dollar symbol. It is basically a combination of relative and absolute referencing. For example, if you use a formula as equal to $D, $4 plus E4, then you are making the value that is present in cell D4 as absolute and the value in cell E4 as relative. अब मिक्स रेफरेंस आपका सिंपल आपको पता चल होगा, इसमें आपका जो एब्सोल्यूट और आपका रिलेटिव रेफरेंस है ये दोनों मिक्स होके ही आप यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया गया है कि इसमें आपके दोनों रेफरेंसेस शामिल हो जाते हैं और आप फॉर्मूला में भी इस तरह से लगा सकते हो जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। References to other worksheets. You can refer to cells in other worksheets within the same workbook just as easily as you refer to cells in the same worksheet. For example, to enter a references to cell A2 in sheet 2 into cell A1 in sheet 1. To do this, select cell A1 in sheet 1 and type an equals sign. Click the sheet 2 tab, click cell A2 and then press enter key. After you press enter key, sheet 1 is now active. Select cell A1 and you will see that it contains the formula equal to sheet 2 exclamation mark A2. The exclamation point separates the worksheet portion of the references from the cell portion. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि क्या कैसे आप दूसरी वर्कशीट्स में रेफरेंसेस कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी सेल को रेफर कर सकते हो इन अदर वर्कशीट विद इन द सेम वर्कबुक। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस सेल को रेफर करना पड़ेगा इन द सेम वर्कशीट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंटर करते हो एक रेफरेंस टू सेल A2 इन शीट 2 इंटू सेल A1 एंड इन शीट 1, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप A1 सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप मतलब शीट 1 में आपने A1 को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप टाइप करेंगे इक्वल टू का साइन, ठीक है। फिर आप शीट 2 में चले जाएंगे, उसमें आप सेल A2 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे, तो जब आप एंटर की प्रेस कर लेंगे तो आप देखेंगे शीट 1 की जो एक्टिव रो थी, एक्टिव सेल था, वो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका A1 था वो आपका कंटेन, जो वैल्यू वो कंटेन कर रहा होगा, वो फॉर्मूला जो कंटेन कर रहा होगा वो फॉर्मूला ही आपका शीट 2 में भी आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो है वो आपको वहाँ पे बीच में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो सेपरेट करता है आपके वर्कशीट के पोर्शन को ऑफ द रेफरेंस फ्रॉम द सेल पोर्शन। नाउ नोट, pressing F4 repeatedly over a reference cell will allow you to switch between making the column, the row or nothing absolute. जब आप बार बार F4 प्रेस करते हो ना बच्चों, तो आपका ये रिपीट करते हो, मतलब इसको बार बार प्रेस करते हो, तो आपका जो सेल रेफरेंस होता है वो आपका अलाउ करता है टू स्विच बिटवीन मेकिंग द कॉलम्स, ठीक है। ये आपके कॉलम्स के बीच में या फिर आपके रोज या फिर किसी भी नथिंग के बीच में, कुछ भी नहीं के बीच में ये रेफर जब करता है तो ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू मानी जाती है।
Other workbook references. You can refer to cells in worksheets in other workbooks in the same way you refer to cells in other worksheets within the same workbook. These references are called external references. For example, to enter a reference to book 2 in book 1 follows these steps. Create two workbooks named book 1 and book 2. Select cell A1 in sheet 1 of book 1 and type an equals sign. Switch to book 2 by pressing Alt plus Tab keys from the keyboard. Click to select cell A2. Press Enter keys. After you press Enter key, your formula in book 1 cell A1 should be equal to book 2 sheet 1 exclamation mark $A$2. This reference has three parts: the workbook book 2 in square brackets, the workbook sheet 1 followed by exclamation sign, third the cell having absolute reference. Hence, referencing cells in external workbooks is done by selecting the workbook, then worksheet and then the cell you want to link reference to. तो बच्चों हम यहाँ पे जानेंगे कैसे हम अदर बुक को रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है कि आप सेम वर्कबुक के सेम सेल को रेफरेंस कर सकते हो दूसरी वर्कबुक के सेल के साथ। ठीक है, यहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सटर्नल रेफरेंसेस कहते हैं। और यहाँ पे हमें एग्जांपल के तौर पे समझाना है कि अगर हम बुक 2 के रेफरेंस को एंटर करेंगे इन बुक 1 तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करने पड़ेगा 2 वर्कबुक्स को और उनको नाम देना पड़ेगा बुक 1 एंड बुक 2। उसके बाद आप सेल को सिलेक्ट करेंगे A1 इन शीट 1 ऑफ बुक 1 एंड आप वहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू साइन। ठीक है, उसके बाद आप बुक 2 पे स्विच करेंगे और वहाँ पे आप प्रेस करेंगे Alt प्लस टैब की को फ्रॉम द कीबोर्ड और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे सेल A2 को। फिर उसके बाद आप एंटर की को प्रेस करेंगे। ठीक है, जब आप एंटर की को प्रेस करेंगे उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है बुक 1 सेल A1 में वो आपका बुक 2 शीट 1 में उसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो रेफरेंस है इसके 3 पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। जो आपका वर्कबुक है बुक 2 में वो आपके किस में होनी चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होनी चाहिए। ठीक है, जो वर्कबुक है शीट 1 में वो आपकी फॉलो करनी चाहिए बाय एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, फिर थर्ड में आपको बताया गया कि जो सेल है उसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपके सेल रेफरेंसिंग है इन एक्सटर्नल वर्कबुक वो की जाती है सेलेक्टिंग द वर्कबुक। ठीक है, उसके बाद आपकी वर्कशीट जो है वो आपके सेल को जिसको भी आप चाहते हो लिंक रेफरेंस करना उसके साथ वो क्या हो जाती है, लिंक हो जाती है। फंक्शंस, the predefined formulas in Excel that can perform simple as well as complicated calculations are known as functions. They save time and also the possibility of writing incorrect formulas is also avoided. They accept the arguments and return values. Arguments are input to functions that accept values as text or numbers. The values are provided within parentheses. Return values are used to display the output of the function. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि फंक्शंस क्या काम करते हैं वर्कशीट में। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं इन एक्सेल। ठीक है, अब वो सिंपल जो हमारे टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो हमारी सिंपल कैलकुलेशन होती हैं उनको परफॉर्म किया जाता है इनके थ्रू, उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम भी बचाते हैं और ये हमारे कोई इनकरेक्ट फॉर्मूला को टाइप करने से भी ये बचाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका ये क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है, हट जाता है। ये एक्सेप्ट करते हैं आर्गूमेंट एंड ये आपको बदले में क्या देते हैं, वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, आर्गूमेंट जो होती हैं वो पुट की जाती हैं टू फंक्शंस जो कि एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू एज ए टेक्स्ट और नंबर्स। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं विद इन पैरेंथेसिस और ये रिटर्न करती हैं वैल्यूज़ को जो कि यूज़ की जाती है टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द फंक्शन। नाउ रूल्स फॉर एंटरिंग फंक्शंस। स्टेप 1, functions should begin with equal to sign. Step 2, function name should be a valid Excel name like sum, average, etc. Step 3, name the function should be followed by opening as well as closing parenthesis. Step 4, parenthesis should have arguments within them. For example, equal to average A1 column A4. Serial number function purpose.
First, sum range finds sum of given range. Second, average range finds average of given range. Third, int number returns number rounded off to the nearest integer. Fourth, odd number returns number rounded off to the nearest odd integer. Fifth, round number num underscore digit rounds a number to the given digits. Sixth, product range multiples the values in the range. Seventh, sqrt number returns square root of a number. Eighth, exp number returns natural logarithm raised to the power of a number. Ninth, mod number divisor returns the remainder when the number is divided by the divisor. 10th, power number power returns the number raised to given power. अब बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि कैसे हम किसी फंक्शन को एंटर करते हैं और उसके लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आप जब फंक्शन को डालते हो तो उसके साथ आपका इक्वल टू का साइन बिगिन होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपका फंक्शन हमेशा इक्वल टू के साइन के साथ ही बिगिन होना चाहिए। फंक्शंस जो होते हैं वो आपका वैलिड नेम के साथ ही स्टार्ट होने चाहिए एक्सेल में, जैसे कि आपका सम है, एवरेज है, इसके साथ ही आप अपने फंक्शंस को वहाँ पे अप्लाई करते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेम ऑफ फंक्शन होता है वो शुड बी फॉलो होना चाहिए बाय ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस जो होती हैं उसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए विद इन देम, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बता रखा है, आपको इक्वल टू लगाना है, फिर आपको आपके पैरेंथेसिस लगाना है एवरेज, उसके बाद आप इस तरह से अपनी नंबर वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और फंक्शन की और उनके पर्पस बताए गए हैं, जैसे कि सम जो होता है ये आपके गिवन रेंज का सम बताता है, एवरेज जो होता है ये आपके गिवन रेंज का एवरेज बताता है, INT जो होता है वो आपके नंबर को रिटर्न करता है, मतलब उसको राउंड ऑफ करता है टू नियरेस्ट इंटीजर। ऑड नंबर जो होता है ये आपका रिटर्न करता है राउंड ऑफ नंबर जो कि आपके नियरेस्ट होते हैं, मतलब ऑड नंबर जो होते हैं आपके इंटीजर के नियरेस्ट। राउंड जो होता है ये आपके जो नंबर होता है उसको राउंड करता है टू द गिवन डिजिट्स। प्रोडक्ट जो होता है ये आपके वैल्यू को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीपल्स करता है, ठीक है। SQRT जो होता है ये उसका स्क्वायर रूट निकालता है किसी भी गिवन नंबर का। ESP जो होता है ये आपका नेचुरल लॉगरिथम को रिटर्न करता है, ठीक है, और उसके जो नंबर की पावर होता है उसे क्या करता है, रेज करता है। MOD जो होता है ये आपके रिमाइंडर को क्या करता है, रिटर्न करता है, और आपका जो नंबर जब आपका डिवाइड होता है किससे, डिवाइजर से। पावर जो होता है ये आपके नंबर को क्या करता है, रिटर्न करता है जो भी रेज्ड होता है टू गिवन पावर। नाउ कॉमन फंक्शंस, मैक्स, this function is used for finding the largest value in the specified range. Step 1, select the cell G3 and type equal to max C3 column F3. Press enter. Step 2, the maximum value will displayed in the cell G3. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कुछ कॉमन फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है मैक्स, ये जो होता है ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढने में क्या करता है, हेल्प करता है इन द स्पेसिफाइड रेंज। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल G3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप टाइप करेंगे मैक्स C3 कॉलम F3, उसके बाद आप एंटर को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी इन द सेल G3। टुडे दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डेट। Step 1, type equal to today in a cell, press enter. Step 2, the current date will be displayed in the cell. अब टुडे जो होता है ये आपकी करंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टुडे जो है इक्वल टू के साथ टाइप करना होगा इन अ सेल, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो करंट डेट जो है वो आपके सेल में डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर्मूला एरर्स, if a formula is entered in a wrong way then Excel will display an error message instead of displaying the value. It assists you to find and fix the problem. Given below are some of the common errors with their possible reasons. Hash 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 error, hash name question mark error, hash value error, hash div slash o exclamation mark error. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप कोई फॉर्मूला गलत डाल देते हो तो वो आपको एक्सेल डिस्प्ले करता है एक एरर मैसेज इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द वैल्यू, मतलब वो आपको वैल्यू नहीं दिखाता, गलत वैल्यू नहीं दिखाता, बल्कि वो आपके सामने एक मैसेज रख देता है कि आपने जो फॉर्मूला है वो क्या डाला है, गलत डाला है, ठीक है। अब इसमें ये आपको एसेस करता है और आपको
प्रॉब्लम को फिक्स करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब यहाँ पे कुछ आपको रीज़न बताए गए हैं या कुछ कॉमन एरर्स बताए गए हैं कि क्या क्या रीज़न से वो वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके एरर्स यहाँ पे इस तरह से शो होते हैं। नोट द कॉमन फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, मैक्स, मिन can be used by using the down arrow of the AutoSum command. To use other functions, click on more functions option. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि जो कॉमन फंक्शंस हैं जैसे कि आपका सम है, एवरेज है, मैक्स है, मिनिमम, वो आप यूज़ कर सकते हो बाय द डाउन एरो ऑफ द AutoSum कमांड। दूसरे जो फंक्शंस होते हैं वो आपके हिडन होते हैं, ठीक है। तो आप अगर उनको यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा मोर फंक्शन ऑप्शन पे। Now charts in Excel. A chart is an effective way to display data in a pictorial form. It makes it easier to draw comparison and analyze the growth, relationship and trends among the values in a table. Components of a chart. Chart title. Chart title describes the main aim and contents of the chart which represents your chart. X-axis. X-axis is the horizontal axis of the chart. It is also called the category axis. Y-axis. Y-axis is the vertical axis of the chart. It is also called the value axis. Plot area. It is the rectangular area bounded by the two axes. It contains the actual chart and includes the plotted data, data series, category and value axis. Data series. Data series is related to the set of values. It is represented by the bars or slice that represent the data value. Data labels. Data labels includes data values, category name, series name, legend keys and value from cells. Grid lines. These can be either horizontal or vertical lines depending on the selected chart type. It makes it easier to read and understand the values. Legend. Legend is a key which shows the meanings of symbols and colors used in chart. Chart area. The area that includes all objects and elements in a chart. तो मुझे यहाँ पे बताया गया है कि चार्ट्स को हम एक्सेल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। चार्ट्स जो होते हैं वो एक तरह का आपका इफेक्टिव वे होता है ताकि आप अपने डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में दर्शा सको, ठीक है। ये आपको ईजियर बनाता है टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स अमंग द वैल्यूज इन टेबल। अब हम जान लेते हैं कि चार्ट्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। चार्ट, सबसे पहले चार्ट टाइटल होता है। चार्ट टाइटल जो होता है वो डिस्क्राइब करता है द मेन एम एंड कंटेंट ऑफ द चार्ट, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट को। उसके बाद आता है आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ऑफ द चार्ट, ठीक है। ये आपका कैटेगरी एक्सिस भी कहलाता है। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो होता है वो आपकी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल एक्सिस होता है ऑफ द चार्ट, और ये आपकी वैल्यू एक्सिस भी कहलाती है। नाउ प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया जो होता है वो आपका रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो कि बाउंड होता है आपके टू एक्सिस से, ठीक है। ये कंटेन करता है आपका एक्चुअल चार्ट और इंक्लूड करता है प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरीज और वैल्यू एक्सिस। अब आते हैं डेटा सीरीज के बारे में। डेटा सीरीज जो होता है वो रिलेटेड होता है आपके सेट ऑफ वैल्यू से, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है बाय द बार्स और स्लाइस दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज। नेक्स्ट आता है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल जो होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं आपके डेटा वैल्यूज, उसकी कैटेगरी का नेम, सीरीज नेम, लेजेंड की एंड वैल्यू फ्रॉम सेल्स। ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन जो होती है वो इधर आपकी हॉरिजॉन्टल होती है या फिर आपकी वर्टिकल होती है, डिपेंड करता है ये आपके चार्ट टाइप जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये आपका इजी बना देता है ताकि आपका चार्ट जो होता है वो रीडेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब आपकी जो वैल्यू है उसमें जो डली हुई है उसको आप अच्छे से रीड कर सको और अंडरस्टैंड कर सको। अब आता है लेजेंड। लेजेंड जो होते हैं ये आपकी कीज होती है जो आपका मीनिंग ऑफ सिंबल्स को शो करती है और आपके चार्ट्स में जो भी कलर यूज़ किए जाते हैं उनको ये दिखाती है। चार्ट एरिया जो होता है ये आपका ऑल ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इंक्लूड करता है, जिसमें सारे आपके ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स आपके चार्ट के इसमें विजुअलाइज होते हैं। नाउ क्रिएटिंग अ चार्ट। टू क्रिएट अ चार्ट फॉलो दीज स्टेप्स। Step 1, select the range of cells, for example A1 column C5 in this case. Step 2, click on column chart from charts group under insert tab.
Step 3. Select a 2D column chart option from the drop down list. A chart will be inserted in the Excel sheet as shown. तो बच्चों यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी सेल की रेंज है उसे आपको सेलेक्ट करना है. जैसे कि आपको A1 से C5 तक की रेंज को सेलेक्ट करना है. ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे कॉलम चार्ट पे फ्रॉम चार्ट्स ग्रुप अंडर इंसर्ट टैब. ठीक है, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे 2D कॉलम चार्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. आपके सामने चार्ट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा इन द एक्सेल शीट एज शोन. Types of charts in MS Excel. MS Excel provides a variety of different charts formats such as bar, column, pie, line, area, donut, scatter, surface or radar. Line chart. It is used to show trends over a period of time. It is similar to plotting a graph on a graph paper with its value on X and Y axis. It uses connecting dots to display trends over a period of times. बच्चों हम जान लेते हैं कि चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, चार्ट्स आपके अलग अलग तरह के होते हैं. जैसे कि आपका बार चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन, एरिया, इस तरह के आपके अलग अलग चार्ट्स होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लाइन चार्ट की. ठीक है, इसमें आपकी जो आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है वो आपका शो करता है ट्रेंड को. ठीक है, इसमें आपकी क्या होती है, सिमिलर होता है आपके प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर विद इट्स वैल्यू ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस. इसमें आपकी जो लाइंस होती हैं, लाइन के थ्रू ही आपका एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, जो आपका आपके चार्ट को या आपके डेटा को दर्शा रहा होता है. कॉलम चार्ट. It is usually used to display the data in the form of vertical bars. It is used to show the changes in the data over a period of time or comparison among the different data items. The categories are represented on the horizontal axis and the values are represented on the vertical axis. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलम चार्ट की. ठीक है, ये आपके डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स. ठीक है, ये यूज़ किया जाता है टू शो चेंजेस इन द डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, उनके बीच के जो भी चेंजेस हुए होते हैं या जो भी उनके कंपैरिजन होता है उसको शो करने के लिए हम कॉलम चार्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, जो कैटेगरीज होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो आपके वर्टिकल एक्सिस में डिस्प्ले होती हैं. नाउ पाई चार्ट. It is a circular chart divided into sectors where each sector shows the relative size of each value. It always shows only one data series. It is useful when you want to emphasize on a significant element. अब पाई चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं. ये आपका कैसा होता है, सर्कुलर चार्ट होता है. ठीक है, जिसमें आपके अलग अलग सेक्टर्स में ये डिवाइड होता है ताकि आपकी ईच सेक्टर को ये शो कर सके जो कि आपके रिलेटिव साइज को हर वैल्यू की दिखाता है. ये हमेशा शो करता है वन डाटा सीरीज और ये यूज़फुल होता है जब आपको एम्फसाइज करना होता है किसी सिग्निफिकेंट एलिमेंट पे. बार चार्ट. द बार चार्ट डिस्प्लेज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स also called bars. These bars can be placed horizontally on the chart area. It illustrates the comparisons amongst the individual items. In this chart, categories are represented on the vertical axis and values are represented on the horizontal axis. बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं बार चार्ट के बारे में. बार चार्ट जो होता है वो आपके डेटा को डिस्प्ले करता है ऑन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स. ठीक है, जिनको हम बार्स भी कहते हैं. ये बार जो होती हैं ये आपकी प्लेस होती है हॉरिजॉन्टली ऑन अ चार्ट. ठीक है, और ये इलस्ट्रेट करते हैं आपके कंपैरिजन अमंग्स द इंडिविजुअल आइटम्स. ठीक है, आपको पता ही है कि चार्ट में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं या आपका जो पीरियड ऑफ टाइम है उसको हम शो करते हैं. तो ये जो चार्ट है ये जिसमें आपकी कैटेगरीज को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन वर्टिकल एक्सिस और आपकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. अब हम बात कर लेते हैं एरिया चार्ट की. इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा ग्राफिकली. These charts are based on the features of the line chart. They basically emphasize the area between the line and the axis with the help of colors, textures, pictures. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया चार्ट की. ये आपके क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑफ डेटा ग्राफिकली. ये जो चार्ट्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं ऑन फीचर्स ऑफ लाइन चार्ट. ठीक है,
ये बेसिकली एम्फसाइज करते हैं एक एरिया पे जो आपके लाइंस के और आपके एक्सिस के बीच में होता है, विद द हेल्प ऑफ कलर्स, टेक्सचर्स एंड पिक्चर्स. Now scatter chart. Scatter charts are also known as XY scatter plot charts. They show the correlations between the two sets of values. The X and Y axis is used to represent the data plots on the chart. ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट आता है आपका स्कैटर चार्ट. स्कैटर चार्ट जो होता है वो आपका दो वैल्यूज़ के तौर पे उसे देखा जाता है, जैसे कि आपका X एंड Y स्कैटर प्लॉट चार्ट. ठीक है, ये आपका कोरिलेशन दिखाते हैं बिटवीन टू सेट ऑफ वैल्यूज़. जो आपका X और Y एक्सिस है वो आपका यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट द डेटा प्लॉट ऑन द चार्ट. नाउ चेंज चार्ट टाइप. You can change the type of an existing chart at any time. Perform the following steps to change the chart type. Step 1. Select the chart. Step 2. Click Change Chart Type command from Type Group under the Design tab. Step 3. Click on line from the left panel of the Change Chart Type dialog box. 4th. Click on line with markers option from the right panel under Line Group. The chart will change to line chart similar to this. अब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप अपने चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हो. सपोज आपको स्कैटर चार्ट नहीं चाहिए, अगर आपको लाइन चार्ट चाहिए उसकी जगह पे, तो आपको कैसे करना होगा. यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. सबसे पहले आपको चार्ट को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे चेंज चार्ट टाइप कमांड पे फ्रॉम टाइप ग्रुप अंडर द डिज़ाइन टैब. ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक चेंज टाइप चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा. उसमें आप क्लिक करेंगे ऑन लाइन विद मार्कर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पैनल. कहाँ पे, अंडर लाइन ग्रुप. ठीक है, फिर आपका जो चार्ट है वो चेंज हो जाएगा टू लाइन चार्ट सिमिलर टू दिस. नेक्स्ट है चेंज चार्ट लेआउट. यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ योर चार्ट. दिस मीन्स दैट यू कैन फॉर्मेट, मूव एंड इवन add components of a chart. Perform the following steps to change the chart layout. Step 1. Select the chart. Step 2. Click on Chart Title command from Labels group under the Layout tab. From the drop-down list, click on Above Chart option to add a title at the top center of your chart. Step 3. Using the Axis Titles command under the Layout tab, you can add titles to both X-axis and Y-axis. Remember, X-axis is the horizontal axis and Y-axis is the vertical axis. Step 4. The Legend command under the Layout tab is used to move the legend of the chart to left or bottom. It is also used to hide the legend in case there is only one series of data. After changing the layout, your chart may look like this. ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे हम अपनी चार्ट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका मतलब होता है कि आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो, इवन ऐड भी कर सकते हो उसमें कंपोनेंट. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको उस चार्ट को सिलेक्ट करना होगा. ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन चार्ट टाइटल कमांड. कहाँ से, लेबल ग्रुप्स, जो कि आपके लेआउट टैब के अंदर आपको दिख रहे होते हैं. उसके बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी. वहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑन अबव चार्ट ऑप्शंस. ठीक है, ताकि आप उसमें क्या कर सकें, टाइटल को ऐड कर सकें एट द टॉप सेंटर ऑफ योर चार्ट. फिर आप यूजिंग एक्सिस टाइटल कमांड अंडर द लेआउट टैब आप क्या करेंगे, वहाँ पे अपने टाइटल को आप ऐड कर देंगे टू बोथ. मतलब आपके एक्स एक्सिस में भी और आपके वाई एक्सिस में भी आप दोनों में अपने टाइटल्स को ऐड कर सकेंगे. ठीक है, अब आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो आपका वर्टिकल एक्सिस होता है. तो दोनों के टाइटल आपको चेंज करने पड़ेंगे. फिर जो लेजेंड कमांड है अंडर द लेआउट टैब वो यूज़ की जाती है ताकि आप लेजेंड को किसी भी चार्ट के क्या कर सको, मूव कर सको टू लेफ्ट और बॉटम. ठीक है, ये इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने लेजेंड को हाइड कर सको इन केस देयर इज़ ओनली वन सीरीज ऑफ डेटा. ठीक है, जब आप लेआउट को चेंज कर लोगे तो आपका जो चार्ट है वो इस तरह से आपके सामने दिखेगा. नाउ चेंज चार्ट डिज़ाइन. MS Excel 2010 has some inbuilt chart styles. These styles are listed in the chart layouts group of the design tab. You can select the chart and click on any of these layouts to change the design of your chart. You can also change the color scheme of the bar of your chart. Select a scheme
from chart styles group under the design tab. A 3D effect can also be applied to the chart using these chart styles. A 2D and 3D chart styles may look like this. तो बच्चों आप अपने चार्ट के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। MS Excel 2010 जो है उसमें आपके प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल्स भी आते हैं, मतलब उसमें इनबिल्ट ही होते हैं, चार्ट आपको बनाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो स्टाइल्स होते हैं ये आपके लिस्टेड होते हैं इन द चार्ट लेआउट ग्रुप ऑफ द डिज़ाइन टैब। इसमें से आप क्या कर सकते हो, डिज़ायर्ड चार्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी लेआउट में सेलेक्ट कर सकते हो उनके डिज़ाइन को चेंज करने के लिए किसी भी चार्ट के। अब ये जो आपके चार्ट होता है इसको आप उसके कलर को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बार ऑफ योर चार्ट, ठीक है। और आप इसमें स्कीम भी सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम चार्ट स्टाइल। कहाँ पे, डिज़ाइन टैब के नीचे। इसमें आपके 3D इफेक्ट भी आप डाल सकते हो, ठीक है, और आप इसमें 2D 3D चार्ट स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। अब आपके जो 2D और 3D चार्ट्स होते हैं ये इमेजेस जैसे यहाँ पे दिखाई गई है उस तरह से ये दिखते हैं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। MS Excel allows user to create custom formulas to perform calculations on their data. Formulas in Microsoft Exchange begin with an equal sign. The equals sign tells Excel that the succeeding characters constitute a formula. Range is a rectangular area consisting of a group of cells adjacent to each other. It can be an entire worksheet as well. When performing calculations using a formula, Excel follows certain rules of precedence. Excel also contains built-in formulas called functions that make it easy to perform common calculations on data. That is statistical, mathematical, etc. Charts make it easier to draw comparisons, analyze growth and relationship among the values. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.